Hi guys, today we will start exercise 13.4 from question number 4. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में? A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone. एक कंटेनर है, मतलब कि एक बर्तन है जो कि उसके टॉप से ओपन है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट. वो जो बना हुआ है वो एक धातु की चादर से बना हुआ है. ठीक है, मेटल शीट का यूज़ किया यहाँ पे. इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ठीक है, वो एक फ्रस्टम के फॉर्म में. जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ. ये देखिए, ये एक बर्तन है जो कि ऊपर से ओपन है और एक फ्रस्टम के फॉर्म में बना हुआ है धातु की शीट से. ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है. ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एस 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. उसकी हाइट और रेडियस हमें दे रखी है. हाइट कितनी दी है उसकी हमें? 16 सेंटीमीटर. तो मैं लिख लेते हैं, हाइट हमें दी है 16 सेंटीमीटर और उन्होंने रेडियस दे रखी है अपर एंड और लोअर एंड की. ना तो लोअर एंड की रेडियस उन्होंने दी है 8 सेंटीमीटर और अपर एंड की दी है 20 सेंटीमीटर. तो जो अपर वाला एंड हो गया इसकी हो गई रेडियस 20 सेंटीमीटर और जो बॉटम में आपको दिख रहा है ये हो गया 8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, जो बड़ी वाली रेडियस है इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ और जो छोटी वाली रेडियस है इसको मैं R2 नाम दे रहा हूँ. ठीक है ना, ये पाते मैंने आपको बता दिया कि ये नीचे से पैक है और ऊपर से ओपन है. ठीक है ना, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर. यहाँ पर हमें मिल्क की कॉस्ट फाइंड करना है. उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो कंटेनर है इसको अगर पूरा मिल्क से भर दिया जाए और अगर 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो हमें बताना है कि इसमें जो टोटल मिल्क आएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी. तो पहले तो हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें कितना मिल्क आ जाएगा. ठीक है, मतलब हमें एक तरीके से यहाँ पे मिल्क का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे कि 1 लीटर की कॉस्ट हमें दी है 20 रुपीज़, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा मिल्क का उसकी कॉस्ट कितनी होगी. देन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमको सेकंड वाले क्वेश्चन में ये बोला हुआ है उन्होंने कि हमें यहाँ पे जो मेटल शीट यूज़ हुई है उसकी कॉस्ट भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है. ठीक है, उसमें हमें दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 8 रुपीज़ है. ठीक है ना, तो जो सेकंड वाला है इसे हम बाद में देखते हैं. पहले जो हमें फर्स्ट में दिया है इसे फाइंड कर लेते हैं. क्या दिया है हमें यहाँ पे मिल्क की कॉस्ट फाइंड करना है. तो पहले तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे मिल्क का पूरा वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ टोटल कितना मिल्क से हम इसको भर सकते हैं. इसका मतलब हम एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम यहाँ पर इस कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम का मिल्क हम इसमें भर पाएंगे. ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि इसको पूरा मिल्क से भरना है. ठीक है, ऊपर तक. तो इसमें जितना मिल्क आएगा उतना ही इसका वॉल्यूम भी होगा. एक तरीके से हमें यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा इस कंटेनर का और वही वॉल्यूम मिल्क का भी होगा. ठीक है, और उससे हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे कि 1 लीटर की कॉस्ट हमें दी है 20 रुपीज़ में, तो बाकी जितना भी वॉल्यूम आएगा मिल्क का उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मिल्क की कॉस्ट पता चल जाएगी. ठीक है ना, तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है और इसकी हाइट भी दे रखी है. ठीक है ना, तो पहले लिखते हैं हम इसमें गिवन डैट रेडियस दे रखी है हमें अपर और लोअर पार्ट की. तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ कंटेनर. इसे मैंने यहाँ पे R1 से डिनोट किया है. तो R1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. ना जो बॉटम वाला पार्ट है इसकी रेडियस हमें दी 8 सेंटीमीटर, तो इसके भी हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर. इसे मैंने R2 से डिनोट किया है, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, और हमें इसकी हाइट भी दे रखी है. हाइट ऑफ फ्रस्टम लिख सकते हैं हमें 16 सेंटीमीटर दे रखी है. हाइट ऑफ फ्रस्टम. ठीक है, हम हाइट ऑफ कंटेनर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर. तो अब हमें फाइंड करना है मिल्क, यहाँ पर मिल्क का वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, तो जो वॉल्यूम मिल्क का होगा वही वॉल्यूम कंटेनर का होगा. ठीक, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ठीक है, पहले हम कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वही मिल्क का वॉल्यूम भी होगा यहाँ पर. तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो कंटेनर है वो फ्रस्टम के फॉर्म में. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला
हम कैसे फाइंड करते थे वॉल्यूम ऑफ कोन से। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये था वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो फर्स्ट टाइम हमें R1 प्लस R2 पुट करते थे, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ पे एच। अब इसको अगर ओपन करते थे तो आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ठीक है। तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और यहाँ पे हाइट। लेकिन फार्मूला बनाते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें यहीं पे ट्रिक में ये याद रखना था कि यहाँ पे 2 यूज़ नहीं करते ना। ये फार्मूला हो गया फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम का ना। जो दिया है सो पुट करते हैं हम यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 ही पुट करना है, तो वही पुट करेंगे हम यहाँ पे 3.14। देन R1 का स्क्वायर, रेडियस कितनी दे गई 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितनी दी 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 8 और हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते इसको, ये पॉइंट हटाया अपॉन में हो गया 100 ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 314 अपॉन में 300, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 20 का स्क्वायर होता है 400, देन 8 का स्क्वायर होता है 64, देन 20 इंटू 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा 160, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 है ना। यहाँ पर ये तीनों प्लस में, इनको प्लस कर देते हैं हम। 314 अपॉन में 300 इंटू इनको प्लस करते हैं तो 4 का 4, देन 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 का 2 1 कैरी, देन 4 और 1 5 और 1 6 हो गया 624 इंटू में 16, ठीक है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। तो अपॉन में यहाँ पर 300 है, तो मैं देखता हूँ 3 से कौन कैंसिल हो रहा है यहाँ ऊपर, 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा यार, इसका प्लस 12 हो रहा है। 3 से कैंसिल किया इसको, 3 2 जा 6, देन फिर 2 आया डिवाइड नहीं हो रहा उसका 0, फिर 3 8 जा 24, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो रहा है लेकिन अपॉन में 100 है तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट लगा दूंगा। जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 314 इंटू 208 इंटू 16 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई करते हैं इनका 314 इंटू 208, हमें क्या मिला 65312, 65312, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 16 का, ना तो हमें क्या मिला 104492 अपॉन में 100 है, ठीक है। अपॉन में 100 है तो 2 नंबर छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 10449.92, ठीक है ना। ये क्या निकला सेंटीमीटर क्यूब। हमने जो फाइंड किया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है। लेकिन मिल्क की यूनिट में हम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम जब भी मिल्क लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते कि सेंटीमीटर क्यूब में मिल्क देना। मिल्क हम लाते हैं लीटर में, तो पहले हमें सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम जितना यहाँ पे हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, और हमें यहाँ पे मिल्क लीटर में चाहिए, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दे रखी है उन्होंने लीटर की दे रखी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं साइड में करके बताता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब देखा जाए तो ये होता है 1 मिलीलीटर के इक्वल, ठीक है। और हमें यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। देन हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कभी, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको ये याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में। तो हमें कितना यहाँ पर इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को हम अगर कन्वर्ट करना है लीटर में तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ना। तो इसको हम
और यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 10,449.92 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10449.92 इसमें हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट है 3 नंबर और आगे हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.449। अब यहाँ पे 9 दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि इस 9 को हटा के डायरेक्ट 44 को 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल हो जाएगा, तो हो गया 10.45 लीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालना है इसकी। जो वॉल्यूम तो हमने कन्वर्ट कर लिया है लीटर में, ठीक है। मतलब वो जो कंटेनर है उसमें अगर मिल्क को भरा जाएगा तो उसमें इतना मिल्क आ सकता है 10.45 लीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट दे रखी है कि 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 20 रुपीज़, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितनी है 20 रुपीज़ ना। तो हम इसको देख के समझ सकते हैं कि 1 लीटर जो मिल्क है वो 20 रुपये का, मतलब 20 रुपीज़ का है। तो 10 लीटर मिल्क कितने का होगा, 10 × 20 मतलब कि 200 रुपीज़ का। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है 10 से, कुछ ऊपर है, तो हम मतलब 200 से थोड़ा कुछ ऊपर आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क, ठीक है। ये टोटल मिल्क कंटेनर के अंदर है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 20 × 10.45, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हम, तो 0 का 0 ऐसा लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में क्या, तो 10 का 0 1 कैरी, 2 का मल्टीप्लाई 4 से क्या, तो 8 और 1 हो गया 9, देन फिर 0 का 0, फिर 2 1 सा 2। यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया तो हम भी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 209 रुपीज़, ठीक है। मैंने बताया था कि 200 रुपये और उससे कुछ ऊपर होगा तो 209 रुपीज़। मतलब जो कंटेनर के अंदर दूध आ रहा है 10.45 लीटर, वो कितने का हो जाएगा 209 रुपीज़, अगर 1 लीटर की कीमत 20 रुपये है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमें क्या दिया है कि जो कंटेनर में सीट का यूज़ किया गया हुआ है उसकी कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक केप थी और केप में हमने क्या फाइंड किया था कि उसमें कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह इसका फाइंड करेंगे कि यहाँ पर कितना मेटल शीट को यूज़ किया गया और हमें कॉस्ट दे रखी है, उसका सब हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा इसमें कितनी मेटल शीट यूज़ की गई है। तो एक तो आप देख रहे हैं इसमें कर्व एरिया में मेटल शीट यूज़ की गई है और बॉटम में की गई है, क्योंकि ऊपर से ओपन है ये। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वो बॉटम से ओपन थी केप, इस बार ये टॉप से ओपन है यहाँ से, ठीक है। तो इस बार हमें इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी मेटल शीट का यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम इसमें कर्व एरिया फाइंड करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी स्लेंट हाइट को फाइंड करना होता है, ठीक है। स्लेंट हाइट हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है और फार्मूले में स्लेंट हाइट होती है, क्योंकि कौन का फार्मूला था, क्या था, πr/l, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो इसमें r1 + r2 हो जाएगा, और लेकिन l तो हमें यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर स्लेंट हाइट नहीं दे रखी, तो पहले हमें स्लेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्लेंट हाइट का फार्मूला क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसमें हम क्या कर देते हैं r1 - r2, मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम स्लेंट हाइट फाइंड करते हैं इसमें, स्लेंट हाइट ऑफ कंटेनर ना क्या होगा, l स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस यहाँ पे r1 - r2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम कोण में फाइंड करते थे सिर्फ r का स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पर r1 - r2 लिखते हैं, ठीक है। वो भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि क्यों ऐसा लिखते हैं हम ना। अब देखते हैं इसमें l का स्क्वायर फाइंड करना है ना। h और r हम देख लेते हैं कितनी कितनी दे रखी है। एक बार h हमें दे रखी है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दे रखी थी हाइट, ठीक है। और r1 दिए 20 और r2 दिए 8, ठीक है। 16, 20 और 8, ठीक है, ये तीनों दे रखे हैं हमें ना। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 - 8 इसका स्क्वायर ना। तो l स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 20 - 8 मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको आगे, l का स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस
12 का स्क्वायर होता है 144, इनको प्लस कर देंगे दोनों को। एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, मतलब 400 आया। नाउ एल इक्वल टू अंडर रूट 400, और हमको पता है कि 20 का स्क्वायर होता है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। नाउ तो हो गया 20 सेंटीमीटर। जो स्लैंट हाइट हमें फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें टोटल शीट कितनी यूज़ हो रही है, मतलब कि कर्व एरिया फाइंड करना है उस कंटेनर का, और बॉटम का एरिया फाइंड करके दोनों को प्लस करना है, मतलब उसका टोटल एरिया हमें फाइंड करना है कि इसको बनने में कितनी शीट का यूज़ हुआ है। तो इसका कर्व एरिया प्लस बॉटम का एरिया, ठीक है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो लिखते हैं हम यहाँ पर द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू कंटेनर, द एरिया ऑफ metal sheet used to कंटेनर किसके इक्वल होगी, एक तो कर्व एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो कर्व एरिया ऑफ फ्रस्टम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस बेस एरिया, मतलब जो वहाँ पे सर्कल है, क्योंकि नीचे से पे के उनमें बोला हुआ है, ठीक है, बेस पार्ट एरिया, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, कोण का होता था पाई आर एल, तो इसमें होता था पाई R1 प्लस R2L, ठीक है, प्लस बेस एरिया मतलब सर्कल है वहाँ पर ना, तो होता है पाई आर स्क्वायर ना। तो बेस में हमने जो रेडियस ले वो लिखी R2 ले रखी है, ठीक है, छोटी वाली, ठीक है, ओके, ऊपर से ओपन है वो रेडियस R1 ली थी हमने ना। इन दोनों में से पाई कॉमन निकल रहा है, तो पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब बचेगा R1 प्लस R2, देन स्लैंट हाइट प्लस यहाँ बचा R2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, R1 और R2 की वैल्यू हमें दी है 20 और 8, ठीक है ना। पाई की वैल्यू होती है 3.14, पुट कर देते हैं हम यहाँ पर भी, हो जाएगी 3.14। R1 की वैल्यू दी है 20 और R2 की वैल्यू दी है 8। स्लैंट हाइट हमने अभी फाइंड की थी, कितनी आई थी 20, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो हो गया 8 का स्क्वायर ना। सॉल्व करते इसको हम, 3.14, ये पॉइंट हटा तो अपॉन में हो गया 100, तो हो गया 314 अपॉन में 100। देन यहाँ सॉल्व करते हैं 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28 इंटू 20 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है ना। जब भी इस टाइप से आता है तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बोर्डमास रूल के थ्रू, ठीक है, ये रूल हमने बचपन में पढ़ा था बोर्डमास का, कि ब्रैकेट ओपन डिवाइड पहले करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है एडिशन के पहले, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो हो जाएगा 314 अपॉन में 100 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई पहले होगा तो हो जाएगा 8 2 16 का 6 1 कैरी, देन 2 4 और 1 हो गया 5, ये हो गया 0 560 प्लस 64, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं आगे, 314 अपॉन में 100 इंटू, इनको प्लस करते हैं 4 6 6 12 का 2 1 कैरी, तो क्या 624 ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगा दूंगा मैं, 624 इंटू 314, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनका हम, तो हमें क्या मिला 195936, ठीक है, तो लिख लेते हैं 195936 अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में 100 तो पॉइंट लग जाएगा, 2 नंबर छोड़ के, तो हो जाएगा 1959.36। हमने क्या फाइंड किया, ये एरिया, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब इतनी मेटल शीट का यूज़ हो रहा है उस कंटेनर को बनाने में। अब हमें कॉस्ट निकालना है, हमें कॉस्ट उन्होंने दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है उन्होंने, ठीक है, 1 की नहीं दे रखी है। तो देख लेते हैं एक बार हम इसको ना। तो देखिए क्वेश्चन में आप जो कॉस्ट दे रखी है हमें, बोला हुआ इफ़ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्ट दी वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट दी 8 रुपीज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले तो 1 की निकालना पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हम निकालेंगे कि इस कंटेनर की टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है ना। लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, ठीक है, कितनी दे रखी है 8 रुपीज़, ठीक है
मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी 8 रुपीज़। तो पहले तो हमें 1 की फाइंड करना पड़ेगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे उसमें हमें पर 1 सेंटीमीटर दे रहे थे, ठीक है। इस बार हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। तो पहले हमें 1 की निकालना पड़ेगी यहाँ से, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट। 1 की फाइंड करना है तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये 100 इसके अपॉन में चले जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा ना। तो 1 की फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है 1959.36, क्योंकि कंटेनर को बनाने के लिए इतनी मेटल शीट यहाँ पर लग रही है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, ठीक है। इतनी मेटल शीट वहाँ पे लगी है हमें। तो इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/100 इंटू 1959.36 ना। तो हम पहले 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें पॉइंट लगा देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसमें, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28 का 8 2 कैरी, देन 8 9 जा 72 और 2 74 का 4 7 कैरी, देन 8 5 जा 40 और 7 47 का 7 4 कैरी, देन 8 9 जा 72 और 4 76 का 6 7 कैरी, देन 8 और 7 15, ठीक है ना। तो हमें जो मिला 1567488, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो जो हमें कॉस्ट मिली कि इतनी मेटल शीट की कॉस्ट हो गई 15674.88 रुपीज़, और अपॉन में हमने 100 भी लिखा हुआ है। तो 100 के कारण ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर और आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा 1.6.7। अब यहाँ 4 है तो हम यहाँ पे पीछे 88 है, अप्रोक्सीमेट 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 156.75 रुपये कॉस्ट होगी उस मेटल शीट की, ठीक है, जो कि कंटेनर को बनाने में यूज़ हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज इक्वल टू 156.75 रुपीज़, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, मतलब एक कोन है जिसकी हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें आपको बोला हुआ है कि राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोला हुआ है कि ये कोन बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, मतलब ये अर्थ से जो एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से टेढ़ा रखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। कोन ऐसा टेढ़ा भी रखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला हुआ राइट सर्कुलर कोन है, इसका मतलब ये कोन बिल्कुल यहाँ पर सीधा रखा हुआ है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। इसका जो वर्टिकल एंगल है ये कितना बना हुआ है 60 डिग्री का, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। नाउ आगे क्वेश्चन में दिया है इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। नाउ तो इसको किस टाइप से कट किया जा रहा है कि इसके हाइट के मिडिल से, इसकी हाइट टोटल कितनी है 20 सेंटीमीटर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी टोटल हाइट कितनी है यहाँ से 20 सेंटीमीटर है। तो इसको इसके हाइट के मिडिल से कट किया जा रहा है, मतलब 10 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। इस टाइप से इसके बिल्कुल मिडिल से कट किया जा रहा है, और वो भी इसके बेस पार्ट के पैरेलल, ठीक है। मतलब नीचे जो सर्कल है फ्लैट सर्कल, तो यहाँ पर भी हमें जो मिलेगा फ्लैट सर्कल ही मिलेगा, इसके बेस के पैरेलल कट किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मिडिल से, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर ना। तो क्वेश्चन में आके दिया हुआ है कि हमें इसे जब हम कट करते हैं तो जो फ्रस्टम मिल रहा है, जो बॉटम पार्ट में आपको दिख रहा है एक फ्रस्टम मिलेगा हमें, तो उसको खींचकर एक वायर बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर हमें दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो हमें उस वायर की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे पिछली एक्सरसाइज में कि हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते थे तो उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता था। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्रस्टम मिलेगा, जब हम इसे कट कर देंगे 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इस फ्रस्टम को खींचकर एक वायर बनाया गया है, ठीक है। मतलब उसको आप पिघाल कर किसी भी तरह से एक वायर बनाया गया है। अब आपको पता है वायर का शेप किस टाइप से होता है, वायर ऐसा होगा, तो वायर का जो शेप होता है वो सिलेंडरिकल शेप होता है। तो इसका मतलब ये जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा। हमें इस वायर का डायमीटर दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, इतना इतना, ठीक है। और हमें इसकी यहाँ पर लेंथ बताना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम होगा फ्रस्टम का वही वॉल्यूम इस वायर का भी होगा, मतलब इस सिलेंड्रिकल वायर का भी होगा। तो हम यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना। तो पहले तो हम यहाँ पर इस
फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें इस फ्रस्टम के रेडियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक वर्टिकल एंगल, वो भी दिया है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसी एंगल का यूज़ करके इनकी रेडियस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसको नाम देता हूँ और उसमें जो बोला है क्वेश्चन में कि इसको बीच में से कट किया गया है, तो मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं ए, बी, सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है ना। इसके सेंटर को नाम दे दिया मैंने एफ और इसको नाम दे दिया जी। अब मैं इसको यहाँ बीच में से कट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मैं कट कर रहा हूँ, देखिए मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब इसके मिडिल से इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 20 थी, तो 10 ऊपर हो गई और 10 नीचे चली गई, ठीक है। तो जो फ्रस्टम की हाइट हो गई वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे नाम मैंने जो दिए थे साइड से लिख देते हैं इसको। यहाँ पे ये एफ होगा, ठीक है, यहाँ पर ये डी होगा और ये भी ई होगा ना। हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। रेडियस हमें नहीं दे रखी है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें हिंट दिए कि जो एंगल है वर्टिकल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ये 60 डिग्री टोटल है, तो लेफ्ट वाला भी 30 होगा, राइट वाला भी 30 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि टोटल 60 डिग्री दिया हुआ है ना। रेडियस फाइंड करना है, तो हम हमेशा बड़ी वाली रेडियस उसको नाम देते हैं मैंने R1 और इसको नाम दे दिया मैंने R2 ना। तो ये कोण भी इसी का पार्ट है, तो ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी R2 की इक्वल ही होगी, क्योंकि हमने इसको यहाँ से कट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। तो पहले जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम इसकी रेडियस को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट दे रखी थी इस कोण की, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी थी। तो हम लिख लेते हैं गिवन डैट हाइट ऑफ कोण कितनी दी है, इसको मैं एच डिनोट कर देता हूँ, 20 सेंटीमीटर दी थी, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या दिया है इसमें, उस वर्टिकल एंगल 60 डिग्री ना। तो हमें वर्टिकल एंगल यहाँ पर दिया 60 डिग्री। तो आप देखेंगे जब ये बीच में से हमने काटा ही नहीं था, पूरा बना हुआ था ये, तो वर्टिकल एंगल कौन सा बन गया था आपका बी, ए और सी, कितना था 60 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं वर्टिकल एंगल कौन सा था जब हमने इसको काटा नहीं था, बी, ए और सी, ठीक है। जब हमने इसको नहीं काटा था तो बी, ए, सी जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि हमने इसको कट किया है, कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। तो हम लिख लेते हैं कट इनटू 2 पार्ट्स, कट इनटू 2 पार्ट्स। हमने इसको 2 पार्ट में कट किया, किस टाइप से, एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट और बेस के पैरेलल, ठीक है, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। तो हमने इसको जब इस टाइप से कट किया, तो आप देखेंगे कट करने के बाद हमें क्या मिला कि जो हाइट थी वो तो हाफ हो गई। जो हाइट हमें 20 दी थी वो ए और एफ की हाइट अलग हो गई और एफ और जी की हाइट यहाँ पे अलग हो गई, दोनों की 10-10 हो गई, ठीक है ना। पहले हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस के बारे में भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और एंगल हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो टोटल दिया था 60 डिग्री उसको हमने 30-30 कर दिया। तो पहले हम एंगल के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर कि एंगल एफ, ए और ई कितना हो गया, एंगल एफ, ए और ई, और एक एंगल और हो गया जी, ए और सी, ठीक है, एंगल जी, ए और सी, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये मतलब मैंने दोनों के राइट वाले पार्ट ले लिए, एफ, ए, ई और जी, ए और सी, ठीक है, दोनों कितना हो गया 30 डिग्री ना। अब लेट कर लेता हूँ कि ये रेडियस R1 है और ये वाली रेडियस R2 है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी वाली रेडियस को R1 नाम देता हूँ और छोटी वाली को R2 नाम देता हूँ, ठीक है। तो इसमें लेट कर लेता हूँ, लेट रेडियस ऑफ अपर पार्ट क्या लिया है मैंने, R2 ले रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ अपर पार्ट कितनी ली है, एफ ई इक्वल टू R2, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, एफ ई इक्वल टू R2, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। R2 में फाइंड कर लूँगा। देन एक और रेडियस हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, जी और सी, ठीक है। तो लेट
रेडियस ऑफ लोअर पार्ट GC, इसको नाम दे दिया R1, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस को मैंने नाम दे दिया R1। अब दोनों रेडियस भी मैंने यहाँ पे लेट कर लिए। अब हमें फाइंड करना है ना, हमारे पास एक एंगल है, और अगर आप देखा जाए यहाँ पर कि AF और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था चैप्टर 8 में कि जब हमारे पास एक साइड और एक एंगल हो तो हम यहाँ पर दूसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने ये राइट वाला साइड को मैंने पूरा फिर से डायग्राम को बना लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे AFE और AGC दोनों में रेडियस दिख रही है R1 और R2, ठीक है। तो मैं एक एक ट्रायंगल लेके दोनों में यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया था कि जब इसको बीच में मिडिल से कट किया था तो हाइट भी यहाँ पे दोनों की आधी आधी हो गई है। तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि AF और FG दोनों 10-10 हो चुके हैं। AF इक्वल टू FG दोनों क्या हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मिडिल से हमने कट किया था। ये लाइन तो हम ऊपर लिख चुके हैं कि हमने यहाँ पे मिडिल से कट किया है, तो जो जो चेंज हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये जो हाइट है FG है, फ्रस्टम की हाइट भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसे हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर रहे हैं R1 और R2। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल AFE, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, AF और E, ठीक है, ट्रायंगल AFE। तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल में ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 के सामने की साइड क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि हम जिस भी एंगल को रेफरेंस लेते हैं उसके सामने की साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर F और E साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा वो क्या होगा, A और F, ठीक है। AF यहाँ पे बेस होगा और F यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम 30 डिग्री रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बेस और परपेंडिकुलर में कंपेयर करना है। तो हमने वहाँ पे रूल पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अब देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, 10 में दिख रहा है हमें परपेंडिकुलर और बेस, और हमें यहाँ पर इसी की जरूरत है एक परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ करें ट्रायंगल AF और E हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, थीटा कितना दिया हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 30 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमें, इस थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब F और E, ठीक है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे FE, और बेस क्या दिया है यहाँ पे हमें A और F, ठीक है। तो हो जाएगा A और F। नाउ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये भी मैंने आपको बताया था किस टाइप से याद रखी जाती है। नाउ FE परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है कितनी दी है, रेडियस हमने R2 ले रखी है FE को, जो हो गया R2, और A से F तक की डिस्टेंस हो गई 10, तो हो गया 10, ठीक है ना। हमें यहाँ पे R2 फाइंड करना है, तो 10 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 10/√3 इक्वल टू R2, ठीक है। तो साइड से लिख लेते हैं हम कि R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/√3, ठीक है। ये R2 की वैल्यू हमें मिल गई रेडियस। अब हम देखते हैं R1 की, ठीक है ना। तो R1 के लिए भी हम यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा। R1 के लिए भी मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AG और C, ठीक है। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल AG और C में यहाँ पर भी सेम होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये थीटा है, इसके सामने की साइड पूरी देखी जाए तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर G और C, और बेस का हो जाएगा A और G, ठीक है, A से लेके G तक की डिस्टेंस। नाउ tan थीटा मतलब tan 30 है, tan 30 डिग्री। नाउ G और C क्या है, R1, और A से लेके G तक की डिस्टेंस, इस बार 10 और 10 पूरी जुड़ जाएगी, मतलब 20 हो जाएगी। इसके लिए मैंने 20, ठीक है। tan 30 की वैल्यू वही होगी 1/√3, देन ये हो गई R1/20। तो R1 की यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/√3 इक्वल टू R1। इसको भी हम सही ढंग से लिख लेते हैं कि R1 इक्वल टू हो जाएगी 20/√3, ठीक है। अब हमें R1 और R2 दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
हमारे पास पहले R1 और R2 की वैल्यू नहीं थी, तो ये हमें अब दोनों मिल गई, तो हम इस फ्रस्टम को वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। नाउ इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है एक वायर में, और वायर का डायमीटर हमें यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। और वायर की हाइट हमें फाइंड करना है, मतलब वायर की लेंथ फाइंड करना है। नो, तो वायर जो होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उसमें जो लेंथ होगी वो उसकी हाइट भी हो जाएगी, ठीक है। नो, तो हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि डायमीटर कितना दे रखा है हमें वायर का। ये दिया है हमें 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। इसे भी लिख लेते हैं हम डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर कितना दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तो इसे हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लिख दिया रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। अब R1 R2 मैंने यूज़ कर लिया, तो मैं कैपिटल R यूज़ कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगी 1/16, और उसका हाफ करेंगे तो 2, इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, तो इस टाइप हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2, मतलब हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा इसकी रेडियस। ना हमने इस वायर की रेडियस यहाँ पे फाइंड कर लिए, और आपको पता है वायर जो होता है वो क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, जो फ्रस्टम हमको मिला है। तो यहाँ पे R1 और R2 हमें मिल चुकी है, तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, और उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वायर के वॉल्यूम के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वायर की लेंथ बतानी है, तो वायर किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर तो हमें दिया हुआ है, और बात करते हैं लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ होगी वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें एक तरीके से सिलेंडर की हाइट को ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर ना। तो हम लिख लेते हैं वायर किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। द शेप ऑफ वायर, शेप ऑफ वायर बी सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। तो जो वायर की लेंथ होगी वही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं ताकि हमको समझ पड़ जाए कि लेंथ है वही उसकी हाइट है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ वायर कितने हमने ले ली, h, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम जो फ्रस्टम है उसी को खींचकर वायर बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम जो वॉल्यूम है फ्रस्टम का उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। सिलेंड्रिकल वायर भी लिख सकते हैं आप। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, फार्मूला कैसे बनाया था इसका हमने, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या होता था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला था। तो इसी से हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला बनाया था, जहाँ r था वहाँ पे हम R1 प्लस R2 पुट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे R1 प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तो वहाँ पे आपको बताया था, इंटू h ना। वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर किस टाइप में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों कैपिटल R और h ले रखा है, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर और h, ठीक है ना। हमें यहाँ पर h को फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू हमें फाइंड की वो इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो 1/3 ऐसा का ऐसा, देन R1 का स्क्वायर, R1 हमने कितनी फाइंड की थी, वो हमने की थी 20/√3, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इसमें 20/√3, 20/√3 इसका स्क्वायर, प्लस R2 हमने की थी फाइंड 10/√3 इसका स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 मतलब 20/√3 इंटू 10/√3, ठीक है। ये हो गया R1 R2। देन h की वैल्यू क्या है, हाइट, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम आपको पता है टोटल हाइट थी कोन की 20, तो फ्रस्टम की हाइट आधी आधी हो गई बीच में से कट करने के बाद, तो ये हो गई 10, ठीक है, इक्वल में
यहाँ दिया हुआ है r²h, ठीक है। तो रेडियस हमने फाइंड की थी कितनी, 1/32, ठीक है। तो हो जाएगा 1/32 का स्क्वायर, और h हमको यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/3, देन 20 का स्क्वायर होता है 400, √3 रूट से बाहर हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ भी 3 बाहर हो जाएगा, प्लस 20 × 10 कितना हो जाएगा 200, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इंटू में यहाँ पर 10 इक्वल में 1/32 × 1/32 × h, ठीक है। नो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/3, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, वो होगा 3, ठीक है। तो हो जाएगा 400 + 100 + 200, ठीक है, इंटू में 10। ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 का मल्टीप्लाई 32 के साथ, 2 × 2 कितना हो गया 4, देन 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 कैरी, देन 3 × 3 = 9 और एक हो गया 10, ये हो गया 1024 इंटू में हाइट, ठीक है। ना इसको करते हैं सॉल्व, 1/3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और ऊपर क्या हो जाएगा 400 और 100, 500 और 6 और 7, तो हो जाएगा 700, ठीक है, /9 इंटू में यहाँ पर 10 है, ठीक है, इक्वल में 1/1024 × h। ना मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 7000/9, ये ऊपर चले जाएगा, ये जाएगा 1024, ठीक है, इक्वल में बचा सिर्फ h, यहाँ कुछ नहीं अपॉन में तो 1 लिख दिया। ना अब 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6, 1 कैरी, ठीक है, देन 1 ऐसा का ऐसा, और 7 1 जा 7, ये हो गया 7168, और 3 0 थे तो 3 0 इस टाइप से ऐसे गए ऐसे, ठीक है। ना अपॉन में यहाँ पे 9 है इक्वल टू h, ठीक है। ना डिवाइड करते हैं इसको 9 से हम, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ना तो कितना बचा 8, फिर हो गया 86, 9 9 जा 81, फिर बचा 5, तो हो गया 58, ठीक है, फिर 9 6 जा 54, तो बचा 4, ये हो गया 40, ठीक है। उसके बाद 9 4 जा 36, फिर हो गया 4 बचा 40, फिर 9 4 जा 36, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 9 4 जा 36, ठीक है, फिर 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा, इस टाइप से चलता जाएगा। ना तो हमें क्या मिला 796,444.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में आएगी। ना हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और अगर आपकी बुक में इसमें क्या मीटर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ना तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ना तो हमें सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है, तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 7964.44 मीटर, ठीक है। मतलब मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट 2 नंबर और आगे आ गया ना। तो आंसर आपका यहाँ तक भी करेक्ट है, और अगर इसको कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।